देख कमला, तुझे काम करना है तो कर, नहीं तो चलती बन। अरे मेम साहब, ऐसा मैं क्या बोल दी जो आप इतना भड़क रही है? मम्मी जी, मैंने इस कमला को कहा कि ये ले चाय के बर्तन, इसे धुल दे जरा। तो पता है इसने क्या कहा? कहती है आप एक एक करके बर्तन लाओगी तो क्या मैं सारा दिन यहाँ बर्तन घिसूंगी? रख दो, अब मैं कल ही धोऊंगी। अरे मेम साहब, अब काहे को बात का बतंगड़ बना रही है? मैं कब बोली ये सब? मैं तो बस ये बोली कि मेरे को लेट हो रहा है मेम साहब, अब मैं बाकी बर्तन कल धो दूंगी। तू ना ज्यादा जुबान मत चला, मैं खूब समझती हूँ तू क्या कह रही थी। अरे बहू छोड़ ना, जाने दे इसे। तू जा कमला, मैं कविता से बात करती हूँ, कल समय से आ जाइयो। हाँ ठीक है मेम साहब। कमला के जाने के बाद, अरे बहू ये क्या तरीका हुआ? मैं खूब जानती हूँ तुम्हारी आदत, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देती हो। अरे कमला ने सच में काम छोड़ दिया ना तो बर्तन घिसते घिसते तुम्हारे होश ठिकाने लग जाएंगे। देखो तो क्या जमाना आ गया है, काम वाले के सामने बहू की तो इस घर में कोई औकात ही नहीं है। कविता रोते हुए अपने कमरे में पहुंच जाती है। अरे कविता, क्या बात होगी? तुम रो क्यों रही हो? रो रही तो क्या नाचू? आप ही बताओ, मुझे ब्याह कर इस घर में किस लिए लाए थे आप? इसी दिन के लिए? मैं अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ आपके साथ बसी थी कि कल को आपकी मम्मी मुझे बेइज्जत करे। अरे बताओगी भी, क्या हुआ है? आपकी माता जी का कहना है कि नौकरानी उनके लिए मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहती है मुझे जहाँ जाना हो मैं जाऊँ, लेकिन काम वाली कहीं नहीं जाएगी। अरे ये कैसी बात कर रही हो तुम? मम्मी ऐसा कह ही नहीं सकती। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम्हारी मम्मी बड़ी दूध की धुली है और मैं बिना बात के सबसे झगड़ा मोल लेती घूमती हूँ? अरे बाबा, मैंने ऐसा कब कहा? तुम तिल का ताड़ क्यों बना रही हो? हाँ, मैं ही सबसे ज्यादा बुरी हूँ, जिसको देखो मेरे ही पीछे पड़ा रहता है। पता नहीं मैंने सबका क्या बिगाड़ा है। कविता, मालती की बड़ी बहू, छोटी बहू नमिता के अलावा उसके दोनों बेटे भी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे कि कविता में राय का पहाड़ बनाने की बहुत बुरी आदत है। छोटी छोटी बातों को तुल देकर वो बात का बतंगड़ बनाकर अक्सर घर में हंगामा खड़ा कर देती थी। कविता की देवरानी नमिता अपने मायके गई हुई थी। एक दिन शाम के समय चाय के लिए पूछने कविता देवर नमन के कमरे में जाती है। अरे दीपिका, तुम जैसा समझ रही हो वैसी कोई बात नहीं है। अरे नहीं बाबा, नमिता को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम चिंता मत करो। जब तक नमिता अपने मायके में है हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों बड़े आराम से सब कर सकते हैं। देवर नमन को फोन पर किसी अनजान लड़की से हंस हंस कर बातें करते हुए देख कविता छिपकर उनकी बातें सुनने लगती है। देवर की बातें सुनने के बाद कविता के दिमाग में शक की सुई घूमने लगी थी। अच्छा, तो ये खेल चल रहा है नमिता के पीठ पीछे। ठीक है भाई, नई नई शादी है, अब नई शादी में पति को छोड़कर एक एक महीना मायके में बिताओगी तो पति को तो छूट मिलेगी ही ना यहाँ वहाँ घूमने की। अब गलती की है तो भुगते, मुझे क्या। जब से कविता ने देवर नमन को फोन पर दीपिका नाम की लड़की से बातें करते हुए सुना था, उसका ध्यान अब अक्सर नमन के ऊपर ही रहता। नमन भी अक्सर मुस्कुराते हुए फोन में किसी से चैट करता रहता। 2 दिन बाद नमिता का फोन कविता के पास आता है। भाभी, मैं कल आ रही हूँ, मुझे छोड़ने के लिए मेरे पापा भी साथ में आएंगी। अच्छा, आपको बरेली से कुछ मंगवाना हो तो बता दो, मैं ला दूंगी। नहीं, मुझे कुछ नहीं मंगवाना, आ जाओ तुम आराम से। अगले दिन नमिता अपने पापा के साथ ससुराल आ जाती है। कविता नमिता के पापा के लिए नाश्ता लगाने के बाद उनके साथ बैठकर बातें करने लगती है। नमिता, नई नई शादी की बात और थी, अब कोशिश करो कि ऐसे एक एक महीने के लिए मायके ना ही जाओ तो अच्छा होगा। आप ऐसे क्यों कह रही है भाभी, कोई बात है क्या? नमिता, बात तो ऐसी है कि अगर तुम्हें सच्चाई का पता लग गया ना तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ऐसी क्या बात है भाभी, खुलकर बताइए ना, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तुम 1 महीने से अपने मायके में हो, तुम्हें कुछ होश भी है? तुम्हारा पति कहाँ है, क्या कर रहा है? क्यों, क्या हुआ नमन को? नमन से तो मेरी रोज़ ही बात होती थी, अभी कुछ दिन पहले ही तो बात हुई है, ऑफिस से आते ही होंगे। पर आप बताइए भाभी, हुआ क्या है? देखो नमिता, मैं जो भी कह रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। चाचा जी, सच्ची बात तो यह है कि गलत बात ना मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त ना होवे, इसलिए इस बात को मैं इग्नोर नहीं कर पा रही हूँ। अरे बेटा, क्या बात है? खुलकर बताओ, अब तो मुझे भी घबराहट होने लगी है।
अंकल जी, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि नमन के हाव भाव कुछ बदले बदले से है। वो दीपिका नाम की किसी लड़की से फ़ोन पर बातें करता रहता है और देर रात तक फ़ोन पर चैटिंग भी करता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब आपको नमन और नमिता को एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका देना चाहिए। हो सके तो नमिता को कम से कम ही मायके बुलाइए ताकि वो नमन के साथ समय बिताए और अपनी घर गृहस्थी पर ध्यान दे। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन हमें कहाँ पता था कि नमन जी मेरे बेटे के साथ ऐसा करेंगे। नमन जी से हमें ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। हमने उन्हें क्या समझा था और वे क्या निकले। कहीं आप इनके ऑफिस में काम करने वाली दीपिका के बारे में तो बात नहीं करी है ना भाभी? उस दीपिका को तो मैं जानती हूँ, नमन ने ही मुझे उससे मिलवाया है। लेकिन दीपिका और नमन के बीच में ऐसा कुछ होगा, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। देखो नमिता, मेरा काम था तुम्हें सावधान करना। अब आगे तुम जानो, तुम्हारे पापा जाने। अपने घर गृहस्थी को संभाल सकती हो तो संभाल लो। कविता की बात सुनकर नमिता और उसके पापा के तो होश ही उड़ गए थे। अब तो नमिता को बस नमन के ऑफिस से वापस आने का इंतज़ार था ताकि उसे सारे सवालों के जवाब मिल सके। कुछ देर बाद नमन खुशी खुशी घर में घुसता है। क्या बात है, चेहरे पर बड़ी चमक आ रही है? किसी से मिलकर आ रहे हो क्या? कैसी बात कर रही हो नमिता? अरे 1 महीने बाद तुम अपने मायके से वापस आई हो, मेरे चेहरे पर चमक तो आएगी। ज्यादा झूठा दिखावा करने की जरूरत नहीं है नमन, मुझे सब पता चल गया है। अरे बाबा, ऐसा तुम्हें क्या पता चल गया कि आते ही तुम राशन पानी लेकर मेरे ऊपर चढ़ गई? मुझे तो सब पता ही है। तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि तुम अपने मुंह से सब कुछ स्वीकार कर लो। अरे बाबा, मुझे पता तो है क्या बात है, तभी तो मैं अपने मुंह से स्वीकार करूंगा। कविता भाभी, इधर आइए। कविता भाभी को क्यों बुला रही हो? ये सब क्या माजरा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो नमन, मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ सच सच बता दिया है। अब तुम भी अपनी भूल स्वीकार कर लो और नमिता से माफ़ी मांग लो। अरे भाभी, मुझसे भूल हुई है क्या? मुझे पता तो चले कुछ। आखिर ऐसा क्या बता दिया आपने नमिता को? वाह देवर जी वाह, बातों को गोल गोल घुमाने वाले तो मैंने बहुत देखे, लेकिन आपके जैसा भोली शक्ल बनाकर बाहर चक्कर चलाने वाला आदमी पहली बार देख रही हूँ मैं। भाभी, ये क्या कह रही हो? मेरा किसके साथ चक्कर चल रहा है? अच्छा, सच सच बताइए, दीपिका कौन है? अरे दामाद जी, आप हमारी बेटी के साथ इतना बड़ा धोखा करेंगे, ये बात हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। हम तो सारी दुनिया में सीना चौड़ा करके घूमते हैं कि हमारे दामाद जैसा किसी का दामाद हो ही नहीं सकता, और एक आप हैं जो इतना बड़ा गुल खिलाए बैठे हैं। अरे पापा जी, अब रुकिए तो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा आप समझ रहे हैं। मैंने तुम्हारी और दीपिका की सारी बातें सुन ली थी और वो सारी बातें मैंने नमिता को बता दी है। हे भगवान, आपने यही सुना था ना कि मैं दीपिका से कह रहा था कि जब तक नमिता अपने मायके में है हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, नमिता को कुछ पता नहीं चलेगा। आपको पता भी है कि हम लोग क्या बात कर रहे थे? नमिता अपने मायके से आज इसीलिए लौट कर आई है क्योंकि 2 दिन बाद हमारी शादी की सालगिरह है। मैं अपनी फ्रेंड दीपिका के साथ मिलकर हमारी शादी की सालगिरह के लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहा था। मैं और दीपिका पिछले 10-12 दिन से उसी के बारे में बात कर रहे हैं, बिना कुछ भी जाने समझे। भाभी, आपने बात का बतंगड़ बना दिया, और तो और आपने नमिता के पापा को भी इन सब में शामिल कर लिया। अरे इतना बड़ा राय का पहाड़ बनाने से पहले आपको एक बार मुझसे पूछ तो लेना था। नमिता देखो, तुम ना नमन की बातों में मत आना, ये अभी भी झूठ बोल रहा है। मैंने जो कहा बिल्कुल सच है। अच्छा आप रुकिए, मैं अभी दीपिका को आपके सामने ही फ़ोन करता हूँ। दीपिका, तुम मेरी एनिवर्सरी पार्टी में आ रही हो ना? अरे क्यों नहीं आऊंगी, पिछले 1 महीने से पार्टी की तैयारी के लिए तो मुझसे इतनी मेहनत करवा रहा है, तो मेरा तो पार्टी अटेंड करना बनता ही है। अब किसी को कुछ कहना है या हो गई तसल्ली? मुझे माफ़ कर दो नमन, मैं भाभी की बातों में आ गई थी। अरे कविता बेटा, तिल का ताड़ बनाने से पहले तुम्हें कम से कम एक बार अच्छे से चेक तो कर लेना चाहिए था। आज तुम्हारी वजह से हम भी दामाद जी की नज़रों में गिर गए। मुझे माफ़ कर दो नमन, मुझे क्या पता था कि तुम पार्टी प्लान कर रहे हो। अरे 1000 बार कहा है इस नालायक से कि मुंह खोलने से पहले सोच लिया कर, लेकिन ये तो जब भी मुंह खोलती है आग ही बरसाती है। सॉरी मम्मी जी, आगे से मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगी। राई का पहाड़ बनाते बनाते बेचारी कविता खुद पहाड़ के नीचे दब गई थी, और उस दिन के बाद कविता की बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलने की आदत भी छूट गई। ये रोज ब्यूटी पार्लर जाने का क्या सीन है तुम्हारा? मुझे तो समझ में ही नहीं आता।
अरे बड़े और स्टेटस मेंटेन करने वाले लोगों को ये सब करना पड़ता है। वैसे तो उनकी पर्सनल ब्यूटिशियंस होते हैं, हेयर ड्रेसर होती हैं, लेकिन इतना तो अफोर्ड नहीं कर सकते ना, इसलिए खुद ही चली जाती हूँ। अरे कल से तुम कीटो डाइट पे जाओगी, मुझे भी भूखा मारोगी, फिर जिम का भूत चढ़ेगा, मुझे भी कसरत करवा के मार डालोगी। अरे वाह, ये तो अच्छा आइडिया है, मैंने तो सोचा ही नहीं था। ये रोज का हिसाब था। श्वेता के हाथ में एक मैगजीन लगी थी जो अमीर लोगों के लिए छपती थी। महंगी चीजों के ऐड होते थे उसमें, और ऐसे लेख छपते थे उस मैगजीन में जो सिर्फ पैसे वालों पे ही लागू होते थे। और श्वेता को भी भूत चढ़ गया था ऐसी लाइफस्टाइल मेंटेन करने का। अरे हम मिडिल क्लास हैं श्वेता, इतने खर्चे सहन नहीं कर पाऊंगा मैं। अरे तुम्हारे बजट के चक्कर में अपना स्टेटस थोड़ी ना खराब कर लूंगी मैं। अरे पर कुछ नहीं, ये देखो मैगजीन में ये औरतें कैसे शराब पी रही हैं। मैंने YouTube पे देखा, औरतें शराब पीकर भी अपनी हाई क्लास को मेंटेन करती है। अरे यार, हर चीज की नकल मत करो तुम ना मुझसे जलते हो। तुम कोई माचिस हो जो मैं तुमसे जलूंगा? देखो मेरी अपनी जिंदगी है, तुम्हारी बात नहीं मानने वाली मैं। ठीक है तो कर लो मन की, बस थोड़ी अक्ल का भी उपयोग करना। श्वेता अगले दिन ही शराब लेने निकलती है, पर उसके पास पैसे कम होते हैं। क्या लेना है? अब कुछ सस्ता और अच्छा दिखा दो। ठीक है, सस्ता तो देसी आता है। वही दे दो। ठीक है, पर कम कम पीना। उत्साही बहू शराब खरीद के वहां से चल देती है और दिन में ही शराब पीने लगती है। एक झटके में पूरी बोतल घटक जाती है। अब मैं भी बड़े लोगों में शामिल हो गई। मैं वो सब कर रही हूँ जो बड़े लोग करते हैं। अब बस मेरा वीडियो बना के YouTube पे डाल दो तो मैं भी उन रईस लोगों में शामिल हो जाऊंगी जो आलीशान जिंदगी जीते हैं। श्वेता बड़े बड़े सपने देख रही थी, तभी उसे हल्के हल्के चक्कर आने लगे थे। उसे शराब चढ़ने लगी थी। श्वेता बाहर छत पे चढ़ के चिल्लाने लगती है, मोहल्ले वालों, तुम मेरे सामने क्या हो? कुछ भी नहीं हो। मेरा स्टेटस, मेरी क्लास, मेरी हैसियत के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। कीड़े हो, कीड़े। ए श्वेता, पगला गई है क्या? सच बोलने की हिम्मत आ गई है। तुम क्या जिंदगी जीते हो? मर मर के, काम कर कर के, आराम नहीं करते, ऐश नहीं करते। छी छी है तुम लोगों की जिंदगी पर। अरे तूने दारू चढ़ा ली है क्या? लगता तो ऐसा ही है। हाँ, मैंने पी है। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। तुमने भी शायद यही सोच लिया। नशा शराब में होता है तो नाचो बोतल। लोग आपस में बातें करने लगते हैं। आज पहली बार देख रहा हूँ कोई औरत शराब पी के ऐसा नाटक दिखा रही है। अरे औरत चांद पे पहुंच गई है। हम किसी से कम नहीं। हमको पीनी है, पीनी है, हमको पीनी है। दीदी, शराब के गाने गा रही हो तो 4 बोतल वोडका भी गाओ ना। हे बच्चे, घर में जा, बिगड़ जाएगा तू, जा। हाँ हाँ, बच्चे को तो समझा रही है, खुद भी तो समझ ले। श्वेता का नाटक देख के मोहल्ले का कोई आदमी श्वेता के पति रोशन को फोन करके बुला लेता है। वो ऑफिस से जल्दी में घर के लिए निकलता है। श्वेता का नशा जोरों पर था। वो किसी की बात नहीं मान रही थी।
झूम बराबर झूम बराबर झूम। अरे क्या मोहल्ले का नाम खराब करवाएगी? मोहल्ले का नाम वैसे ही खराब है। मामू नगर। अरे ये भी कोई नाम होता है? मामू नगर। कोई सारे मोहल्ले को मामू बना गया। अरे श्वेता, नीचे उतर जा और आराम कर। जब तेरी दारू उतरेगी तब बात करेंगे। ए, अभी डरता है क्या अंकल? डरता है क्या? आर यू स्कैर्ड अंकल? अरे बोलना। अरे बेटा बदतमीजी बंद कर वरना पुलिस को बुला लूंगी। आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, फिर भी दारू यूं ही चलेगी। बेटा तेरी सास नहीं है ना तेरे साथ? वो होती तो थोड़ी अकल आती। सास सास सास, तुम बुढ़िया लोग सास बन के अपनी बहुओं को जूती के नीचे रखती हो। अरे रुक रुक, अभी ऊपर आती हूँ, बताती हूँ तुझे। खा खा के हो गई है भारी, आएगी आएगी अब आंटी की बारी। आंटी नंबर 1, आंटी नंबर 1 भूखड़, आंटी नंबर 1 भूखड़, आंटी नंबर 1। अरे अब तो आना ही पड़ेगा, मेरी बेइज्जती करती है। ओह तुम हो तो आंटी, मैं आती हूँ। आज भूखड़ का नकड़ पे ढा धक्कड़ होगा। आजा आजा, देख लूंगी तुझे भी। क्यों, वहां से नहीं देख रही हूँ क्या? श्वेता नीचे उतरती है और लड़खड़ाते हुए आंटी की तरफ बढ़ती है। इतने में रोशन वहां आ जाता है। श्वेता ठीक से चल भी नहीं पाती और लड़खड़ा के गटर में गिर जाती है। अरे पटर पटर कर रही थी, गटर में गिर गई। रोशन को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। पूरा मोहल्ला उस पर हंसता है। श्वेता होश खो बैठती है। वो श्वेता को अंदर ले जाता है और उसकी सफाई करके उसे सुला देता है। जब 10 घंटे सोने के बाद श्वेता उठती है तो पूछती है, क्या हुआ? कुछ हुआ था क्या? मोहल्ले के लड़कों ने श्वेता का गिरते हुए वीडियो बना लिया था। रोशन YouTube से वो वीडियो निकाल के श्वेता को दिखा देता है। तुम फेमस हो गई श्वेता। वीडियो देख के श्वेता सबसे पहले वो मैगजीन उठाती है जिससे उसे शराब पीने का आइडिया आया था और उसे डस्टबिन में फेंक देती है और वहीं बैठ के फूट फूट के रोने लगती है। माँ, शादी के बाद से मैं दीदी से मिलने ही नहीं गया। सोच रहा हूँ कि मैं और रिया दीदी के घर हो आते हैं। हाँ बेटा, बहुत अच्छी बात है। उसे भी अच्छा लगेगा रिया से मिलकर। वैसे भी रिया शादी के बाद से कहीं नहीं गई। रिश्तेदारों के घर जाएगी तो एक दूसरे को समझेंगे। मोहन अपनी नई नवेली बीवी रिया को लेकर बहन के घर जाता है। अरे वाह, क्या बात है रिया और मोहन। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। सासू माँ, अरे ओ सासू माँ, कहाँ अंदर माला पकड़कर बैठ जाती हैं? देखिए तो कौन आया है। भाई भाभी आए हैं मेरे 2-4 दिन के लिए। तभी ससुर जी आते हैं। अरे मोहन बेटा, कब आए? अरे वाह, बहुरानी भी आई है। अच्छा है, अच्छा है। अरे सुनती हो, बहू का भाई आया है। तभी बहन जोर से चिल्लाने लगती है। हाँ आया है तो क्या? बुड्ढे इस फिराक में ना रहना कि मेहमानों के लिए समोसे आएंगे तो तुम दोनों भी लपक लोगे। अरे जाओ अंदर के कमरे में। और सासू माँ, हाथों में मेहंदी लगी है क्या जो अब तक पानी का गिलास नहीं आया? मोहन और रिया बहन सुनैना की बात से बहुत दुखी हो जाते हैं। दीदी, मैं छोटी हूँ और मेरा बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन प्लीज आप ऐसे बात ना करें। जीजा जी आपको कुछ कहते नहीं है क्या? आप उनके माता पिता से ऐसे बात करती हैं तो?
ओ प्लीज रिया, छोटी हो छोटी बनकर रहो। और तुम तो बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें मेरे माता पिता जैसे सास ससुर मिले हैं। अरे ऐसे मिले होते ना जैसे मेरे सास ससुर हैं, तब पता चलता तुम्हें। अरे फिर भी दीदी, आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। मैं तो हैरान हूँ जीजा जी पर। सभी बात कर रहे होते हैं कि सास पानी का ग्लास लेकर आ जाती है, लेकिन जैसे ही वो ग्लास टेबल पर रखती है, हाथ कांप जाता है और ग्लास गिर जाता है। मैं आप ही साफ कर देती हूँ बहू, माफ कर दो। अरे नहीं नहीं आंटी जी, आप बैठिए, मैं साफ करती हूँ, कोई बात नहीं। रुको रिया, इनकी हिम्मत भी कैसे हुई ग्लास गिराने की। एक काम ढंग से नहीं कर सकते। रोटी खाने को दो तो बहुत जल्दी हजम हो जाती है इनसे। सास को बहुत बेइज्जती महसूस होती है। सुनैना सास को बोले जा रही थी कि तभी वहां ससुर आ जाते हैं। वो रोकर हाथ जोड़कर बहू से कहते हैं, हम तंग आ चुके हैं बहू, तो हर किसी के सामने हम लोगों की बेइज्जती करती है। तेरी सास को मैंने कभी नहीं डांटा, लेकिन तू छोटी छोटी बात पर उसे बोलती है। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब हम लोग जा रहे हैं। अरे कैसी बात कर रहे हैं अंकल, आप लोग कहीं मत जाइए, मैं दीदी से बात करता हूँ। अरे जाने दो भाई, सब नाटक है। पहले भी कई बार जाने की धमकी दी है, लेकिन कहीं जाते नहीं है ये लोग। अरे इन लोगों को छोड़ो, चलो आओ बैठकर बात करते हैं। दीदी, हम लोगों को जाना है, हम फिर आएंगे। अरे कैसी बात कर रही हो, तुम लोग तो बैग लेकर आए हो ना, 2-4 दिन तो रुक जाओ। क्या रुके दीदी, तुम्हारी हरकत देखकर तो अब मन ही नहीं करता तुम्हारे घर रुकने का। सुनैना भाई के मुंह से ये बात सुनकर फिर सास पर चिल्लाने लगती है। देखा कैसे तुम लोगों के कारण मेरे भाई और भाभी रुकना नहीं चाहते इस घर में। अरे पता नहीं कब तक मेरे सीने पर बैठे रहेंगे आप। सास ससुर वहां से चले जाते हैं और मोहन अपनी बीवी रिया के साथ घर की ओर निकल जाता है। रास्ते में, क्या बात है, काफी परेशान लग रहे हैं, सब ठीक है ना? दीदी का व्यवहार देखकर परेशान हूँ। कितने शौक से जीजू के माता पिता ने अपने इकलौते लड़के का हाथ मांगा था दीदी के लिए। पता है, माँ को दीदी की ये हरकत पता चलेगी तो वो कितनी परेशान होंगी। सोचो, तुम्हारे माता पिता को अगर ये बात पता चली तो उन्हें दुख होगा, लेकिन जिनके साथ बीत रही है उनके लिए तो जीवन नर्क है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो, लेकिन क्या कर सकते हैं। करना तो पड़ेगा कुछ, क्योंकि हम कुछ नहीं करेंगे तो वो लोग ऐसे ही दीदी से परेशान होते रहेंगे। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। बताओ, क्या आइडिया है? वो तो घर जाकर ही पता चलेगा। रिया घर जाती है और सास की तरफ देखती तक नहीं है, वो अंदर चली जाती है। अरे मोहन, ये बहू को क्या हो गया? बड़ी बदली बदली सी लग रही है। इसको बोलो इस घर के संस्कार ऐसे नहीं है। यहाँ रहना है तो प्यार से मिलजुल कर रहना होगा। माँ, घर के संस्कार से याद आया, दीदी ने तो सास ससुर के नाक में दम कर रखा है। अब समझाती क्यों नहीं उन्हें कि वो उन लोगों की इज्जत करे, उन लोगों से तमीज से पेश आए। मोहन को लगता है कि शायद माँ ये सुनकर दुखी हो जाएंगी, लेकिन उल्टे उसकी माँ कहती है, अरे सब पता है मुझे वहाँ क्या चल रहा है। एक एक बात बताकर चलती है वो मुझे। अरे कहा है कि इज्जत करना उन लोगों को, बड़े पागल है वो लोग। पता है, घर बहू के नाम कर दिया है। अब वो पूरी कोठी सुनैना की ही तो है। हाँ माँ, ये मुझे पता है। उनके ससुर ने कहा था कि हम लोगों की बेटी नहीं, लेकिन बहू के रूप में हमें बेटी मिली है तो घर उसके नाम कर देंगे। लेकिन इसमें क्या गलत कर दिया उन्होंने? अरे कैसी बात कर रहे हो बेटा, गलती नहीं की, बहू को सब दे दिया। अब क्या चाहिए उसे जिसके लिए वो उन लोगों को पूछे। तुम भी ना बहुत भोले हो। तभी रिया सारा सामान पैक करके आती है और मोहन से कहती है, देखो ये बुढ़िया जीते जी तो मुझे ये मकान देगी नहीं, लेकिन हाँ ये मर जाए तो फोन कर देना, मैं आ जाऊंगी। ये बोलकर रिया मोहन को आंख मार देती है। मोहन समझ जाता है कि ये रिया की चाल है। वो माँ की तरफ देखता है और कहता है, मैं तुम्हारे बिना क्या करूँगा? इनसे तो 2 रोटी बनती नहीं, भूखा ही मारेंगे मुझे भी। चलो मैं भी चलता हूँ, कहीं किराए का मकान ले लेते हैं। अरे कैसी बात कर रहे हो तुम दोनों? घर कैसे चलेगा? यही सोचकर शादी कराई थी क्या? अरे कमाई तो एक ही की है ना। ये क्या बात होती है माँ जी? घर मेरे नाम करो, नहीं तो मैं चली।
अरे अब नहीं बहू, ऐसा मत बोल। देख मैं घर का सारा काम करूंगी और कोई डिमांड भी नहीं करूंगी, बस घर पर रहो तुम दोनों। माँ, हम कोई नौकरानी रख लेंगे, आपका वहाँ क्या काम, फिर दुनिया भी क्या बोलेगी। अरे नहीं नहीं रिया, चलो मैं भी सामान पैक करके आता हूँ। तभी सास भागकर बेटी को फोन करती है और घर बुलाती है। बेटी माँ के पास आती है। क्या हो गया मोहन? मेरे घर तो तू बड़े भाषण दे रहा था कि सास को ऐसे रखो वैसे रखो, और या तुम तो बोल रही थी कि सास को माँ की तरह मानो। फिर क्या हो गया तुम्हें? वो क्या है ना दीदी, मैंने आपको देखा और आपसे यही सीखा कि सास को मुट्ठी में रखो, पूरा घर खुद के नाम कर लो और सास को नौकरानी बना दो। ठीक है ना? जैसे आपने अपनी सास की बेइज्जती कर रखी है, वैसे मैं भी इन लोगों की करूंगी। थैंक्स दीदी, ना मैं आपके घर आती और ना ही मुझे ये सब पता चलता। अब तो सुनैना समझ चुकी थी कि वो क्या गलती कर रही है। वो सभी से माफी मांगकर अपने ससुराल चली जाती है और अपने सास ससुर से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बड़ी भूल हो रही थी। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी।